हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आपका स्टडी कैफ़े में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री की क्लासेस चला रहे थे और कल हम लोगों ने जो प्रीवियस पेपर था, फर्स्ट पेपर 2016 वाला, उसके क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और कुछ थ्योरी भी उसमें बता दी थी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम लोग उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो 4th क्वेश्चन होगा। देखिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। यहां पर एक बात गौर करने हो गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट। यहां पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रो एलिमेंट का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि पूरी आवर्त सारणी में या कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, या हिंदी में अगर बात करें तो सबसे अधिक सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता होती क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि विद्युत ऋणता है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या। देखना, बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट हैं या दो तत्व हैं, ए और बी दो तत्व हैं और ये आपस में एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं जिसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको? सहसंयोजक बंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब होता ये है कि अगर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए का जो साइज है ना वो छोटा है, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए का साइज छोटा है, यानी ए एक स्मॉल साइज एलिमेंट है, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी एक लार्ज साइज एलिमेंट है, थोड़ा साइज बड़ा है इसका, इस तरीके से। ठीक है, ए और बी आपस में सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए। दूसरी चीज, ए का साइज छोटा है कंपेरेटिवली, यहां लिख देता हूं मैं स्मॉल साइज या छोटा साइज, यहां लिख देता हूं मैं स्मॉल साइज, और यहां मैं लिख देता हूं लार्ज साइज, लार्ज साइज। अब होता यह है कि जो छोटा साइज वाला एलिमेंट होता है ना उसकी न्यूक्लियर पावर या नाभिक की क्षमता ज्यादा होती है, और जो बड़ा साइज एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियर पावर या नाभिक की क्षमता कम होती है। तो क्या होगा, देखना, ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस नाभिक की तरफ खींच रहा होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये इस नाभिक की तरफ खींच रहा होगा। मतलब दोनों तत्व या दोनों परमाणु या दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। किसके द्वारा? किसके थ्रू? नाभिक के थ्रू या फिर न्यूक्लियस के थ्रू। क्यों? क्योंकि नाभिक में हमारे पास जो आवेश होता है वो प्लस आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहता है। तो यूं समझ लीजिए दो लोग खड़े थे, दोनों को रस्सी से बांध दिया। अब जिसकी खींचने की पावर ज्यादा होगी वो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा लोगों को। अगर ए की ज्यादा है तो ए खींचेगा और बी की ज्यादा है तो बी खींचेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो अब है ना इनमें से ये है कि हमें ये देखना है कि किसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो अगर स्मॉल साइज एलिमेंट है, छोटा साइज है, तो ध्यान रखना छोटे साइज का नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर पावर ज्यादा होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसका नाभिकीय आवेश जो है या न्यूक्लियर पावर जो है वो ज्यादा है, और इस वाले का जो नाभिकीय आवेश है या न्यूक्लियर पावर जो थोड़ा कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होगा, नाभिकीय आवेश जो होगा इसका कम होगा। अब इसे फायदा क्या मिलेगा, तो जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका ये मतलब है छोटे वाले की क्षमता ज्यादा है खींचने की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा आने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है एक प्रकार की क्षमता है, इट इज अ टाइप ऑफ टेंडेंसी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, नहीं, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में या विद्युत ऋणता में कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ इसको फील होगा कि यार मेरी, जैसे यूं समझ लो कि दो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, दिए कुछ भी नहीं है, बस उसको लग रहा है कि यार मेरे पास कल 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आया कुछ नहीं है उसके पास अभी तक, सिर्फ उसको फील करवाया जा रहा है कि ठीक है आपको दे देंगे। यही चीज इसके साथ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन आया नहीं, इसको सिर्फ ऐसा भ्रम हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैं चला जाऊं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब होता यह है कि अगर ए और बी में ए की खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो खींचने की क्षमता ज्यादा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी तरफ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। किसकी तरफ? ए की तरफ।
ठीक है। तो एक टाइप की टेंडेंसी है, एक टाइप की क्षमता है जिसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को या पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को या साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा के ऑर्बिटल छोड़ के आ जाएगा। इसलिए जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रहने की कोशिश करते हैं उसमें पार्शियल नेगेटिव, इसको बोलते हैं आंशिक। आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा, क्योंकि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ फील होता है, इज अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करता है उस पर आंशिक नावेज डेवलप होने की कोशिश करता है। अगर मेरे पास ए और ए में, यहाँ अच्छा क्वेश्चन ये है कि यदि ए और ए में किसी भी प्रकार के साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थात ए का जो साइज है इस ए का साइज है, इसका मतलब है दोनों का साइज समान है, सेम साइज का ये मतलब है कि दोनों की खींचने की क्षमता समान होगी। यदि दोनों की खींचने की क्षमता समान होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल बीच में रहना पसंद करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, इसलिए इस पर कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश डेवलप नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर बी और सी की बात करें, बी में बी अगर छोटा है और सी थोड़ा बड़ा है तो भैया बी पर तो आएगा पार्शियल नेगेटिव और सी पर कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। आंशिक, आंशिक मैंने बताया ना एक टाइप का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़ के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर परिभाषा की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या हिंदी में बात करें तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, और एक बात और कंफर्म हो गई कि उसकी खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी जिसका आकार या जिसका साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो देखिएगा आवर्त सारणी में अगर बात करें तो आवर्त सारणी में छोटे आकार वाले जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में या फिर पीरियोडिक टेबल में जो सबसे छोटे आकार वाले तत्व होते हैं वो हैलोजन के होते हैं। कौन से होते हैं? हैलोजन। हैलोजन क्या चीज है साहब? हैलोजन का मतलब होता है 17 ग्रुप, 17वां समूह। हैलोजन मतलब 17 ग्रुप या 17 समूह। कौन कौन से तत्व आते हैं इसके अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ आएगा ब्रोमीन, इधर आएगा आयोडीन, यहाँ आएगा एस्टेटिन। ये एलिमेंट होते हैं हैलोजन। अब इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होता है वो मेरा इंक्रीज होता है। इसका मतलब फ्लोरीन जो होता है ना वो छोटे साइज वाला एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है जिसका साइज जो होता है वो क्या होता है? छोटा साइज होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? जिसका साइज छोटा होगा उसकी खींचने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए संपूर्ण आवर्त सारणी में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या जो विद्युत ऋणता होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का क्रम निकालना है तो आप लोग फोन कर लेना। क्या कर लेना? फोन कर लेना। फोन कैसे करोगे साहब? देखो फोन किया ना, ये हो गया एफ, ये हो गया ओ और ये हो गया एन। तो ऑर्डर याद करने का तरीका संपूर्ण आवर्त सारणी में अगर मैं डेटा की बात करूं तो फ्लोरीन की 4 के आसपास होती है, ऑक्सीजन की 3.5 के आसपास होती है और नाइट्रोजन की करीब करीब 3 होती है। इन तीनों में ही 0.5 का डिफरेंस है। 4 से 3.5 में 0.5 का डिफरेंस है और 3.5 में भी 3.5 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का क्रम याद करने के लिए आप लोग क्या करोगे? फोन करोगे, FON। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो भी कौन सा वाला? अगर आप गौर करके देखोगे तो आउटर मोस्ट वाला, बाह्यतम कोश वाला। तो मैंने अभी बताया तुम्हारे को कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब एक बार मैं फ्लोरीन का क्या भर लेता हूं? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लेता हूं। तो फ्लोरीन जो होता है वो मेरा 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। तो विन्यास क्या होगा इसका? 1s2, फिर होगा 2s2, फिर होगा 2p और ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो 2 और 2 4 और 5 9 हो गया विन्यास। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपके पास जो एलिमेंट है ना जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। उसका जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होगा? तो साहब देखें बाह्यतम कोश ये 1s है, ये पूरा का पूरा 2s और 2p है, ये मेरा हो गया बाह्यतम कोश, आउटरमोस्ट शेल। ये हो गया मेरा बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश में अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि इनमें से किसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 और 2 5, क्योंकि ये दिया हुआ ही क्या है? आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन या बाह्यतम कोश विन्यास दिया हुआ है। 3 और 2 5 ये नहीं हो सकता। 4 और 2 6 ये भी नहीं हो सकता। 5 और 2 7 ये होने की संभावना ज्यादा है। 6 और 2 8 ये भी नहीं हो सकता। मैंने बताया ना वह तत्व हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसके बाह्यतम कोश में देखना 7 इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में भी नहीं है। और वैसे पहचानना चाहो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो एक तरीका और भी है। आप देखेंगे 2s2 और 2p5 लिखा हुआ है। 2s2 यदि 2 की वैल्यू को मैं n मान लूं तो ये हो जाएगा ns2 और यहाँ कितना हो जाएगा? np5। अभी भी देखेंगे तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ns2 np5। ठीक है, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। ये विद्युत ऋणता का ऑर्डर हो गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इन, किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस वृद्धि के कारण होती है। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा आयनन विभव के बारे में बता देता हूं मैं, कुछ ऑर्डर्स वगैरह बता देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां हमारे पास लिखा हुआ आयनन विभव, आयनन विभव, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, ये हमारे पास मान लेते हैं एक परमाणु है या एक एटम है, ये मैंने एक एटम बना दिया, दूसरा एक एटम मैंने एक और बना दिया, ये दो बना दिए। आपको पता होगा कि बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैंने बाहर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहां पर भी मैंने एक बाहर इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आयनन विभव की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ आयनेशन पोटेंशियल। मैंने क्या किया, बाहर से इसको एनर्जी देना स्टार्ट की, ये एनर्जी देना स्टार्ट की, मतलब आपके पास एक एटम रखा हुआ है, परमाणु रखा हुआ है, आप उसको बाहर से क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है, या XYZ जो भी आपके पास एनर्जी का सोर्स है उस फॉर्म में आप एनर्जी दे सकते हो। इसी टाइप से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है, देना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि देखो एनर्जी देने का क्या मतलब है, क्यों एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर आप किसी परमाणु को एनर्जी बाहर से दोगे, तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो उधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो केवल तभी बाहर निकलेगा जब आपके पास परमाणु होगा गैसीय अवस्था में। यह ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकाला जाता है जब परमाणु जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। यानी एटम जो होता है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। अगर आपके पास कोई परमाणु या फिर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है तो पहले आपका काम होगा कि उसको पहले गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, मेरे पास लिखा हुआ है सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम एक मेटल या धातु होती है और सोडियम की जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो पहले आपका काम क्या होगा, पहले आपका ये काम होगा कि सॉलिड स्टेट के एलिमेंट को पहले आपको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एनर्जी देना। क्योंकि आयनन विभव की परिभाषा में ही एक शब्द आता है विलगित गैसीय, आइसोलेटेड गैसेस। ठीक है, तो पहले सोडियम सॉलिड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने सोडियम सॉलिड को पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया सोडियम गैस के अंदर, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्रोसेस लगाओगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सॉलिड स्टेट का एलिमेंट था, आपने सोचा कि चलो इसको एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ये प्रोसेस गलत है और डेफिनेशन को भी जस्टिफाई नहीं करता। तो यू हैव टू कन्वर्ट सॉलिड एलिमेंट इनटू गैस, इसका मतलब है आपको पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो बाहर से एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आयनन विभव लिखा हुआ है, मैंने बोला मेरे पास एक बड़ा परमाणु था और एक छोटा परमाणु था। मैंने बाहर से इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, इसको भी मैंने एनर्जी देना स्टार्ट किया। एनर्जी देने पर क्या होता है, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेशन धीरे धीरे हमारी बन रही है कि किसी गैसीय स्टेट के एलिमेंट को अगर आप बाहर से क्या दोगे, एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना शेल छोड़ के भाग जाता है या बाहर निकल जाता है। अब हमें प्रोसेस दिमाग ही लगाना है कि यार एक बात बताओ, आपने एनर्जी तो दे दी, लेकिन किसको मैंने ज्यादा एनर्जी दी और किसको मैंने कम एनर्जी दी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बॉन्डेड है, कितना तेजी से बंधा हुआ है। जैसे आप अगर देखेंगे, देखिए ये है बाहरी इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन होता है। हर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऋणावेश होता है। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन तू निकल जा, तेरे को हम निकाल के छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बाहर से क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो अब मुद्दा है कि किसको हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक ये लिख दिया मैंने फर्स्ट, और यहीं पर लिख दिया मैंने सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में से किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है उसकी न्यूक्लियर पावर पर, उसकी नाभिकीय क्षमता पर। अब देखें नाभिकीय क्षमता किसकी ज्यादा है, तो देखें ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षण हो रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक से अट्रैक्शन है। सिमिलर वे में इस इलेक्ट्रॉन का भी इस नाभिक से अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन दोनों में से हमें ये देखना है कि दोनों में से किसका आकर्षण ज्यादा है। तो साहब जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका आकर्षण ज्यादा होगा, वो तेजी से बंधा हुआ होगा, और जो तेजी से बंधा हुआ होगा उसको बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन है, इसी टाइप से इस इलेक्ट्रॉन का भी न्यूक्लियस अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं इसको रेडियस मान लूं तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब है ये जो है क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड है। इसका मतलब है कि टाइटली बॉन्डेड का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रबल रूप से बंधा है, प्रबल रूप से आकर्षित है।
तो एक बात और समझ में आ गई क्या, कि छोटे आकार के जो तत्व होते हैं या छोटे आकार के जो एलिमेंट होते हैं या स्मॉल साइज के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसी को इस तरीके से बना दूं, सपोज करें आपको तीन इस तरीके के डायग्राम दिए हुए, आपसे पूछा है कि बताइए किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए एनर्जी किसको ज्यादा देनी पड़ेगी, देखिए ये मेरे पास एक ये एलिमेंट बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, इसको मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, मैं इसको IEA मान लेता हूँ और इस एलिमेंट का नाम भी A है, ठीक है ना। फिर प्लस इसके बाद इसको मैंने बाहर से दोबारा से एनर्जी दी, दूसरा एलिमेंट है, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ IEB दे रहा हूँ, और ये मेरे पास एलिमेंट हो गया B। और एक और मैंने एलिमेंट बना दिया जिसका नाम है ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ये लो, और इसको मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, तो इस बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ तो इसको मैंने बोल दिया IC, ये हो गया C। तो पहले हमें ये देखना है कि किस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग ज्यादा है, किससे, नाभिक से, क्योंकि नाभिक में प्लस आवेश है, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है। तो आप एक बेटर काम करें, आप एक रेडियस को बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी दूरी ज्यादा है और कौन सी दूरी कम है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की और इसको मैंने बोल दिया R रेडियस। सिमिलर में ये देखेंगे R रेडियस, और सिमिलर में ये देखेंगे तो R रेडियस। बताइए कौन सी दूरी ज्यादा है। आप देखेंगे कि इसकी इस भारी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वीक अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, यानी दुर्बल। इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कैसा है, दुर्बल है, बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जो छोटा वाला होगा ना, इसका ये तो खतरनाक तरीके से बंधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, या इसी को हम बोल सकते हैं कि आप प्रबल आकर्षण। तो मुझे आप बताइए कि किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो मैंने क्या बताया, जो छोटा होगा उसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगा, यानी नाभिक का आवेश ज्यादा होगा, और यदि नाभिक का आवेश ज्यादा है तो आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि यदि मैं पूछूं कि इसमें बाहर से किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो IEA की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, IEB से, और IEB की भी ज्यादा होगी इससे, IEC से। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, तो अभी अपवाद के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके अपवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि छोटा आकार ज्यादा एनर्जी, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रही है, भारी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण, और इसी को अपन बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो बताइए क्या लिखा हुआ है कि किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि, तो वृद्धि हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो ये ड्यू टू इंक्रीजिंग, तो वृद्धि किसकी वजह से हो रही है। सारी प्रोसेस जो है, सारी जो भाषाएं, सारी लैंग्वेज किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण। कौन सा आकर्षण, नाभिकीय आवेश। तो आप देखेंगे एक तो लिखा हुआ है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा बंधा हुआ होगा उसको बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम बंधा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने की कम मेहनत करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। हम लोग एक बार एक वर्ग की या फिर ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है लिथियम, या ले लिया मैंने सोडियम, फिर यहाँ ले लिया मैंने पोटेशियम, यहाँ ले लिया रूबिडियम, इधर ले लिया सीजियम। ये एक मेरे पास वर्ग है, इसको बोलते हैं ग्रुप, प्रथम समूह, ये फर्स्ट ग्रुप है। आपसे पूछा है कि बताइए कि इसमें IP का ऑर्डर क्या होगा, आयनन विभव का क्रम क्या होगा। तो आपको इतना तो पता होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर हमारा आकार का जो क्रम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब लिथियम का आकार थोड़ा छोटा, सोडियम का थोड़ा और बड़ा, पोटेशियम का और भी बड़ा, रूबिडियम का और भी बड़ा, यानी नीचे जाने पर आकार बढ़ता रहेगा। और यदि आकार बढ़ता रहेगा तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये दूरी R, ये दूरी R, ये वाली दूरी R, ये दूरी बहुत छोटी R। तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से टाइटली बॉन्डेड होगा। तो दिखाई दे रहा साफ साफ कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से टाइटली बॉन्डेड होगा। यदि मैं इन सबको बाहर से एनर्जी दूंगा, इन सबको मैंने बाहर से एनर्जी दी, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वाला, और कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब है कि लिथियम की आयनन विभव ज्यादा होगी, उसके बाद सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रूबिडियम की, और फिर आंसर कौन सा आएगा, सीजियम की। ये हो जाएगा मेरे पास आयनन विभव का क्रम, क्योंकि लिथियम का आकार जो होता है छोटा, साइज ऑफ लिथियम जो होता है वो स्मॉल होता है, आयनन विभव का मतलब होता है आयनेशन पोटेंशियल। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश।
ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन था, इसके बारे में और भी सारे अपवाद आते हैं, किसके पे डिपेंड करता है, वो अपन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड क्या है। अभी अंतराकाशी क्या चीज होती है तो देखते हैं क्या होता है, देखो समझना ध्यान से। आप लोगों ने आवर्त सारणी में कुछ ब्लॉक पढ़े होंगे, एक होते हैं एस ब्लॉक, एक होते हैं पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा कम की जाती है क्योंकि एफ ब्लॉक एक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में इतना डिटेल में बात लिखी भी नहीं है कहीं, तो कम मात्रा में लिखी हुई है। बात करते हैं एसपीडी की। ये लिखा हुआ है मैंने एस और पी, और यहाँ लिखा हुआ है मैंने डी। आप लोगों को एक बात तो कंफर्म है कि डी जो होती है वो डी मेटल होती है, मतलब डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, लगभग मेटल होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं, धातु होते हैं। कौन से ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। अब आपके पास लिखा हुआ क्या, अंतराकाशी हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है। सपोज करें मैंने एक मेटल बना दी, ये मेरे पास एक मेटल है, ये बना दी मेटल मतलब धातु, और इस मेटल के अंदर ये छेद दिखाई दे रहे हैं या छिद्र, इसको अपन बोलते हैं एक्टिव साइट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय स्थान, एक्टिव साइट है सक्रिय स्थान, सक्रिय स्पेस। ठीक है, अब होता यह है कि अगर कोई बाहर गैस है, जैसे बोरोन हो सकती है, कार्बन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है। ध्यान रखना गैसेस सिर्फ वही होगी जो छोटे आकार की होगी। क्यों? क्योंकि जो धातु आपने ली हुई है ना, सपोज करिए धातु रखी हुई है, या मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप लोगों ने कई बार ट्राई किया होगा, जैसे अपन अमेजन या फ्लिपकार्ट से किसी टाइप की कोई एसेसरीज मंगाते हैं ना, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक छोटी सी है ना पन्नी आती है, इसका नाम है, ऐसे लिखा होता है सिलिका जेल। क्या लिखा होता है, सिलिका जेल। कभी देखना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोटा होता है तो आप उसके अंदर एक छोटी सी पन्नी आती है, आजकल तो शायद मेरे हिसाब से हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऐड करने लगे हैं, वो लिखा था सिलिका जेल। ये सिलिका जेल क्यों ऐड करते हैं, तो सिलिका जेल ऐड करने का ये उद्देश्य रहता है इनका कि जैसे अगर सिलिका जेल ऐड करने का ये उद्देश्य रहता है कि अगर एनवायरमेंट में या वातावरण में किसी टाइप की कोई नमी हो, क्या हो, नमी, मॉइस्चर हो, एनवायरमेंट में या वातावरण में किसी टाइप की नमी हो या मॉइस्चर हो, तो होता ये है कि नमी जो होती है, मॉइस्चर जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब ताकि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो डायरेक्ट अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें सिलिका जेल डाल देते हैं ताकि जितनी भी नमी हो आसपास की वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अपन अधिशोषण, अधिशोषित। ठीक है, इसी टाइप से अपन इसकी बात करते हैं डी ब्लॉक की, कि अगर मेरे पास ये कोई मेटल है, धातु है, और इस धातु के पास मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्टिव साइट यानी सक्रिय स्थान, एक्टिव साइट, और बाहर मैंने बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो होता ये है कि छोटी छोटी जो गैसें होती है ना, छोटी गैसें, ये गैसें जो होती है इनकी एक्टिव साइट मतलब इसके अंदर सतह पर जमना चालू हो जाती है। ठीक है, और इस सतह पर जमने की जो सिद्धांत होता है, जो सतह पर जमना होता है, इसको अपन हिंदी में तो बोलते हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण एक घटना है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या कोई लिक्विड जाके किसी मेटल की सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बिल्कुल सरफेस पर रहेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और जैसे ये फंसेगा तो अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर ये मेटल की सरफेस थी, और ध्यान रखना ज़्यादातर ये कौन सी ब्लॉक की होती है, डी ब्लॉक की। ठीक है, तो डी ब्लॉक की होती है, अगर ये गैस जाके इसमें फंस रही है, ये गैस मान लेते फंस गई, तो अगर ये गैस हाइड्रोजन फंसेगी तो वो हो जाएगा हाइड्राइड, अगर गैस हाइड्रोजन फंसती है तो हो जाएगा हाइड्राइड, अगर गैस कार्बन की फॉर्म में फंसती है, मतलब गैस किस कार्बन का मतलब होता है स्मोक पार्टिकल्स वगैरह हो गए, तो ये हो जाएंगे कार्बाइड। ऐसे ही नाइट्रोजन की फॉर्म में फंसती है तो नाइट्राइड, इस तरीके से ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है तो ऑक्साइड, मतलब मेटल तो रहेगी, जो फंस रहा है उसके नाम बेसिस पर अन्य नाम दे दिया जाएगा, तो बोराइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड। समझ गए? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अंतराकाशी हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का ये मतलब है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट्स थी मेटल की या धातु की जो सक्रिय स्थान था, उसमें जाके कौन फंस गया, उसके अंदर हाइड्रोजन फंस रही है, हाइड्रोजन फंस रही है तभी तो हाइड्राइड बनेगा। तो अब यहां से दो बातें क्लियर हो रही है कि पहली चीज, धातु जो होती है वो डी ब्लॉक की होनी चाहिए, मतलब डी ब्लॉक की मेटल होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, जो फंसने वाली जो मेटल है, जो फंसने वाली जो नॉन मेटल है, मतलब जो गैस है, वो कौन सी होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो देखें यहां पर आप देखेंगे सभी के पास हाइड्रोजन है, तभी तो हाइड्राइड बोला है। लेकिन आप देखेंगे लिथियम जो है कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। फॉस्फोरस ये पी ब्लॉक का है। इसके अलावा कॉपर ये डी ब्लॉक का है। और कैल्शियम जो होता है वो कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। जिनको ये पता नहीं है एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, मैं आगे चल के बता दूंगा कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि
अंतराकाशीय हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का निर्माण केवल वही करेंगे जो डी ब्लॉक की होगी। तो जहां तक मेरा आइडिया है, आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसमें डी ब्लॉक की धातु ली हुई है, ये डी ब्लॉक की धातु, तो कॉपर हाइड्राइड जो होगा उसका बेटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसलिए अंतराकाशीय हाइड्राइड कौन बनाएंगे? डी ब्लॉक की मेटल्स। समझ गए? इसलिए आप अगर एनसीईआरटी वगैरह की रीडिंग मारेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है कि अंतराकाशीय हाइड्राइड या अंतराकाशीय यौगिक का इंटरस्टिशियल कंपाउंड लिखा हुआ है वहां पर, कि अगर कोई तुम्हारे पास सरफेस है जिसमें जाके छोटे आकार के परमाणु या स्मॉल साइज एलिमेंट जाके फंस जाते हैं, तो वो अंतराकाशीय यौगिक या फिर क्या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। वहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर तुमसे पूछ ले कि स्टील जो है, स्टील क्या चीज? स्टील ये किसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड है स्टील, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतराकाशीय यौगिक। स्टील किसका अंतराकाशीय यौगिक है? स्टील बहुत सारी तरीके की हो सकती है। इनवार स्टील हो सकती है, स्टेनलेस स्टील हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? इनवार हो सकती है, स्टेनलेस स्टील हो सकती है। स्टेनलेस स्टील की खासियत होती है कि इस स्टील पर कभी जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती इस पर। और किस किस का बना होता है? तो ये आयरन का, क्रोमियम का और निकल का बना होता है। इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास, आयरन, क्रोमियम और निकल। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फिक्र नहीं। क्या नहीं है? फिक्र नहीं है। फिक्री है आजकल तो लोगों को, फिक्र नहीं। तो फिक्र नहीं का मतलब फिक्र नहीं, FECR और क्या NI। स्टेनलेस स्टील को याद करने का तरीका, यानी स्टेनलेस स्टील जो होती है वो 3 प्रकार की मेटल या 3 प्रकार की धातु से मिलकर बनी होती है। अब कई बार ये पूछ लेता है कि स्टील जो होता है वो किसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ठीक है, अगर अच्छा देखिएगा यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी डी ब्लॉक की है, ये भी डी ब्लॉक की, ये भी डी ब्लॉक की है। मैंने बताया ना, ज्यादातर जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो डी ब्लॉक के होते हैं। यहाँ स्टील की बात चल रही है तो वहां लिखा हुआ था कि स्टील जो होती है वो कार्बन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। यानी जितनी भी स्टील है उसमें थोड़ी मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये इसी कार्बन के कारण स्टील जो होती है एक प्रकार का क्या कहलाएगी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर क्या? अंतराकाशीय यौगिक। ये लिख लेना, जो भी मैं बातें लिखवाता हूँ लिख लेना, ये कभी ना कभी एग्जाम से पूछी जाती है और ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज से डायरेक्ट। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल यौगिक का निर्माण होता है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। वाई जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट? जिप्सम को ऐड क्यों किया जाता है सीमेंट में? तो देखिए, जिप्सम मिलाने का पहले देख लेते जिप्सम क्या होता है। सीधी सी बात है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है? CaSO4.2H2। इसको बोलते हैं जिप्सम। और एक होता है POP, वो होता है CaSO4.12H2। इसका नाम होता है POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये बनता भी किससे? जिप्सम में बनता है POP। जिप्सम को अगर आप गर्म करोगे तो POP का निर्माण होता है, जिसमें डेड अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अब हालांकि इसको लिखने का एक तरीका होता है, बाहर लगा के 2 लगाते थे, पर ठीक है एग्जाम्स में यही मिल जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि सीमेंट में आपने जिप्सम को क्यों मिलाया? होता ये है कि जैसे आपने सपोज करें सीमेंट में पानी मिलाया, तो अब पानी मिलाया तो उसकी चांस, सीमेंट का क्या काम है? जमना काम होता है। सीमेंट क्या होता है? जम जाता है। तभी तो आप लोग जितनी भी दीवारें वगैरह होती है सीमेंट वगैरह की बनाते हैं, चारों तरफ से लेपिंग करते हैं सीमेंट की। अब सीमेंट का काम जमना होता है। आपने पानी ऐड किया, पता चले आपने पानी ऐड किया और एक 15-20 मिनट में जम गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपका सीमेंट का कट्टा ही खराब हो गया, सीमेंट ही खराब हो गया। तो होता यह है कि सीमेंट के निर्माण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, धीमा करने से फायदा ये होगा कि काफी देर तक सीमेंट पड़ा रहेगा ना, तो भी वो जमेगा नहीं, या कम जमेगा या धीरे धीरे जमेगा। जैसे आपने 1-1.5 घंटे खुला छोड़ दिया पानी डाल के, तो सीमेंट इतनी जल्दी जमता नहीं है, सीमेंट को टाइम लगता है जमने में। तो ये यही पूछ रहा है कि भाई सीमेंट में ऐसा क्या मिलाऊं और क्यों मिलाऊं कि उसके जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाए। तो वो इसलिए मिलाया जाता है, जिप्सम को इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसके जो जमने की प्रक्रिया है, अगर जम गया तो हमारा फिर सीमेंट का कोई काम ही नहीं है, फिर तो पता चले पानी डाला और जम गया वो तो सॉलिड हो जाएगा, तो आप कैसे मकान वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो सीमेंट को जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को क्या किया जा सके? बिल्कुल धीमा किया जा सकता है। चमत्कार सतह प्राप्त करने के लिए ना उपरोक्त में से कोई नहीं है, उसका रंग हल करना, तो बेटर आंसर ये है। और वैसे भी ऐसे इस क्वेश्चन में तो देखा जाए तो अगर आप पढ़ोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक आंसर होता है, एक सेंसेबल आंसर होता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम लोग क्या बुलाते हैं? जिप्सम। सूत्र मैंने बता दिया CaSO4.2H2। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, निम्न में से कौन सा एक अम्लीय गुण रखता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान समझना। पहले मैं आंसर की टर्म्स बता देता हूँ, फिर मैं एक एक करके सबको समझा दूंगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आंसर तो उसका ये होगा। अब आंसर ये क्यों होगा, क्या रीजन है, अब इसके बारे में समझो। और बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है BOH3 लिखा हुआ है। इसको कई बार अपन H3BO3 भी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे O भी 3 और H भी 3 है, तो कई बार ये H3BO3 की फॉर्म में भी लिखा हुआ था। H3BO3 का नाम क्या है, तो इसको बोरिक एसिड बोलते हैं या ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल या फिर ऑर्थोबोरिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम है, या तो बोरिक अम्ल या फिर ऑर्थोबोरिक अम्ल। ऑर्थोबोरिक, मैं सबके बारे में सारे ऑप्शन डिक्लेयर करूंगा, पर एक बार पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो H3BO3 को अपन BOB का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं या फिर H3BO3 भी लिख सकते हैं। एक बार इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। एक बार नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, B यहां लगा दिया मैंने, OH यहां लगा दिया मैंने, OH। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, सिर्फ समझाना है हमें। ठीक है, ये मैंने लगा दिया BOH और OH। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान समझिएगा क्या है। यहां पर देखेंगे आप, एक बंद का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए सबके पास। इसका मतलब ये है कि बोरोन जो है ना, बोरोन, उसके पास अभी एट द टाइम केवल 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कैसे, 2 इसके है, 2 इसके है, 2 इसके है, तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बार मैं विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के भी देख लेता हूं क्या होगा। देखो, बोरोन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन 5 नंबर पे आता है। मैंने कल भी बताया था कि आप कम से कम 20 तक के तत्वों को मुंह जवानी मतलब डायरेक्ट याद रखो कि आपको निकालने की जरूरत न पड़े। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और ये 2p1। ठीक है ना। अब ये देखेंगे, ये 1s2, ये पहला कोश हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा दूसरा कोश होगा। ठीक है, और इस दूसरे कोश के अंदर मेरे पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसको बोलते हैं अपन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। एक बार इसको ऑर्बिटल या कक्षक के फॉर्म में ऐड करते हैं तो 2s में एक ही कक्षक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में 3 कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एक संभावना होती है बंद बनने की। बंद कब बनता है और क्यों बनता है, और ऐसा कैसे पता चलेगा कि कितने यौगिक कितने बंद बनाएंगे। तो पहले एक बार उसको समझा देते हैं, एक बार हटा देते हैं इसको। मैं पहले बता देता हूं कि बंद कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे। देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं, बंद बनने की जो संख्या होती है किस पे डिपेंड करती है। एक ही भाषा में, अगर एक ही लैंग्वेज में बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिस यौगिक के पास या जिस कंपाउंड के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। अगर 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही यौगिक कभी तो 4 बॉन्ड बना रहा था, कभी 6 बना रहा था, है ना। जैसे सल्फर की बात करें तो कभी तो 2 बनाता है, कभी 4 बनाता है, कभी 6 बनाता है। ये चक्कर क्या है, 2 4 6 आया कैसे। तो देखिए, आपके पास लिखा हुआ था बोरोन, ये लिखा 5 नंबर पे, तो ये 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p1। ये पूरा जो है बाह्यतम कोश हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया। 2s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p1 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। अगर देखने पर, अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला हो, अकेला वाला अनपेयर्ड, जो पेयर होना चाहता है लेकिन खुद अभी अकेला है, वो अनपेयर्ड है। तो बताया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे अकेले रह रहे हैं। तो अकेला देखेंगे आप, एक ये अकेला, ये तो 2 अकेला है, 2 इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, और ये अकेला है, लेकिन ये दोनों साथ रह रहे थे। अब छोटा कमरा होगा तो कंजेस्टेड एरिया होगा, तो यार देखेगा ये तो 2 कमरे खाली पड़े, तो फिर मेरे को यहाँ क्यों लगा रखा मकान मालिक ने। तो ये शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि 2 कमरे खाली पड़े अभी भी, तो ये बोलेगा आराम से होंगे यार, वैसे गर्मी हो रखी है बहुत ज्यादा। तो हो क्या जाएगा कि ये 2s हो जाएगा और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो देखेंगे आप, पहले तो एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन था, यानी फर्स्ट वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये आगे ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर होने के बाद आप गौर करेंगे तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। तो ये देखेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बंद बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, बंद बनने की संख्या जो होती है किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि 3 बंद बनाएगा ये। लेकिन आप देखेंगे एक कक्षक खाली भी तो पड़ा है, ये कक्षक खाली पड़ा है, और खाली कटोरा अगर पड़ा है तो कोई भी आगे ले भाई ले जा।
तो कक्षक अगर खाली पड़ा है तो इसमें कोई भी आगे दान कर सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कक्षक खाली पड़ा है तो कोई भी आगे दान कर सकता है। और आप देखेंगे कि इसने अपनी वैलेंसी को, अपनी संयोजकता को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे? इसके पास पहले एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, लेकिन कक्षक खाली पड़े थे तो उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, साथ ही साथ एक कक्षक भी खाली पड़ा है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्या है। ये सारी बातें मैंने किसके लिए बताई? बोरोन के लिए। देखे तो यहां लिख दिया मैंने क्या, बी, ये लगा दिया मैंने क्या, OH, ये लगा दिया मैंने क्या, OH, यहां लगा दिया मैंने क्या, OH। ठीक है, तो अब देखेंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये दोनों साझा कर लेंगे तो टोटल मिला के इसके बाद अभी एट द टाइम टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक नियम पढ़ा होगा लुईस का अष्टक नियम, ऑक्टेट लॉ ऑफ लुईस, लुईस का अष्टक नियम। लुईस भाई साहब क्या बोलते हैं? लुईस का अष्टक नियम, ऑक्टेट लॉ ऑफ लुईस, अष्टक नियम। लुईस भाई साहब ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको किसी यौगिक को या किसी कंपाउंड को स्थायी करना है, किसी यौगिक को स्थायी करना है, किसी यौगिक की स्टेबिलिटी ऑब्टेन करवानी है, तो साहब उसके पास टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों भाई 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होने चाहिए? क्योंकि अक्रिय गैस के पास भी इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस क्या है भैया? ऐसी गैस जो हाईली स्टेबल हो। तो लुईस भाई से बोलता है कि यदि आप चाहते हो कि कोई यौगिक स्टेबल हो जाए या कोई स्थायी हो जाए तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम अगर गौर करके देखेंगे तो इस भाई साहब बोरोन के पास जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन थे, और यदि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको चाहिए तो 8, लेकिन है 6। इसका मतलब इसके पास ये अगर 8 की बाउंड्री है तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे यौगिक, दोज कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे यौगिक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट या कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, इन कंपाउंड्स को या दोस्त कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। तो यानी कि ये BOH3 जो लिखा हुआ है आपके पास, एक बात कंफर्मेशन हो गई कि ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। और अभी मैंने प्रूफ भी कराया था क्या, कि इसके पास एक कक्षक खाली भी पड़ा है। और अभी मैंने बताया जब खाली कक्षक पड़ा है और लेने की क्षमता हो तो सांप कोई भी आगे कटोरे में दान कर सकता है। खाली कक्षक पड़ा है ना। अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है? खाली कक्षक भी पड़ा है, दूसरी चीज है इसके पास 8 से कम भी इलेक्ट्रॉन है, उसको पता है कि यार 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो खाली कक्षक पड़ा है तो इस खाली कक्षक का ही उठाएगा फायदा। फायदा क्या आएगा कि साहब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन लाके दे दो तो जो मैं भी स्थायी हो जाऊं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन इसको? कोई तो देने वाला होना चाहिए ना। यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है इसके चारों तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इस BOH3 को मैं ऐड करूंगा पानी के अंदर। किस में ऐड करूंगा? पानी में। ये बात को इंपॉर्टेंट है कि इसको पानी में ऐड किया जाएगा। तो क्यों भाई पानी में? क्यों पानी ऐसा क्या करेगा इसके साथ? तो देखें आप, मैंने क्या किया, इस यौगिक को पानी में ऐड कर दिया। देखें तो ये मेरे पास B, इधर लगा दिया मैंने OH, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां लगा दिया मैंने OH। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, खाली कक्षक हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। खाली कक्षक पड़ा है, कटोरा पड़ा है, दान देने के लिए बस दान देने वाला होना चाहिए, दान लेने के लिए तो बैठा है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बैठा है। इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बैठा है। बस कोई मिल जाए देने के लिए तो अपना काम बन जाएगा, अपन 6-8 हो जाएंगे और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और खाली कक्षक भी पड़ा है। तो मैंने क्या बोला, इसको मैंने किस में ऐड किया? पानी में। और आप लोगों को पता है कि पानी के पास होता है H+ आयन और क्या, OH-। मैंने क्या बोला, दान करने वाला होना चाहिए। दानी तो भाई एक्सेप्टर तो बैठा है, लेने वाला बैठा है, सिर्फ दान कर जाए बस अपन को कोई। तो जैसे मैंने इसको पानी में ऐड किया तो H+ और OH- में से, अब आप अगर गौर करके देखेंगे तो OH- लिखा हुआ है। जिसके पास माइनस आवेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मैं दान करने योग्य हूं, सक्षम हूं, तो मैं ऐसे को दान कर सकता हूं ना जो दान करने, जो चाहता है कि मुझे दान मिल जाए। तो जैसे मैंने इसको पानी में ऐड किया, पानी में ऐड करने के बाद ये देखेंगे आप, इसके पास माइनस आवेश है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन कमी वाला है। ले भैया ले आराम से, तू भी ऐश करके याद करता है। तो जैसे ही इसको मैंने क्या किया, B यहाँ लगा दिया OH, इधर लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया OH,
और ये जो खाली कक्षक था इसमें OH माइनस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और आप देखेंगे तो मैंने एक ये बंद बना रखा है, एरो बंद, ये दिखाई दे रहा है एरो बंद। इस एरो बंद को अपन बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक बंद, उपसह संयोजक बंद बोलते हैं। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत होती है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, दाता, डोनर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ग्राही, एक्सेप्टर। तो OH माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अब देखेंगे 6 तो इसके पास थे, ये भैया ले भैया 2 दे रहा हूं मैं तुझे। देखो ऐसा नहीं कि इसने दे दिए, तुम बोलोगे यार इसने दे दिए तो इसके पास भी तो कमी हो जाएगी ना। मैंने अभी बताया एक टाइप का एक्सपीरियंस है, सामने वाले को फील कराएगा जब तुझे 2 लाख रुपए दिए कुछ भी नहीं तूने, वो भी खुश हो रहा है और वो भी खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है कि मुझे मिलेंगे, वो खुश हो रहा है कि मैं दूंगा। ठीक है, तो OH माइनस ने यदि इसको बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मैंने बोला ना खुश हो रहा है बस ये, हाँ यार ठीक है आ गया अपन स्थायी हो गए। तो अब इसके पास होगा कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सारी बातें कम क्लियर हो गई कि बोरॉन के पास जो खाली कक्षक था उसमें OH माइनस हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यौगिक भी स्थायी हो गया, इसने अपना दान करने की क्षमता भी कर दिया। अब देखो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो कहलाता है लुईस अम्ल, और जिसने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं वो कहलाएगा लुईस क्षार। तो तुमसे पूछे कि H3BO3 का नेचर क्या होगा, तो लुईस अम्ल होगा, क्योंकि ये दान इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर गौर करके देखेंगे पूछ भी क्या रहा है, किसकी प्रकृति अम्लीय है, एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर बेसिकली क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे कि सर एक चीज और बची हुई है, क्या, H+ आयन। तो अगर मैं इसको प्रॉपर डायग्राम बनाऊं, थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए। देखिए ये हो गया लुईस अम्ल, ये हो गया लुईस क्षार। अभी बचा हुआ था एक H+ आयन, तो ये H+ आयन मैंने बना दिया बाहर। इसका मतलब ये है कि पानी में बोरिक एसिड को ऐड करने पर ये एक प्रोटॉन भी दान करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोटॉन जो होता है वो H3BO3 का नहीं होता। वो प्रोटॉन कहां से आया, जल से, जल से। तुम बोलोगे सर जल से क्यों लिया, अरे भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये दान क्यों करेगा, ये दान करने योग्य ही नहीं है। तो कई क्या भाई बार क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे H3BO3, इसको तोड़ने का तरीका इस तरीके से यूज करते हैं, 3H+ और BO3-, लो भाई हो गया काम। अरे ये प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि 3H+ आयन तो दान ही नहीं कर सकता। अरे 3 क्या एक भी नहीं कर सकता, ये दान करेगा तो इसका काम खराब हो जाएगा। उसको बोले तूने दान कर दिया, तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो एक बात ध्यान रखना कि H3BO3 में दिखता तो ये है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 H+ आयन दान करेगा, लेकिन साहब ये एक भी H+ आयन दान नहीं करता। और ये जो H+ आयन होता है कहां से आता है, जल से। तो इसका मतलब ध्यान रखना, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है एकल, एकल क्षारकीय अम्ल। ये शब्द ध्यान रखना, एकल क्षारकीय अम्ल है, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये सारी बातें H3BO3 को मैंने बता दी। लुईस अम्ल होता है, OH- लुईस क्षार ग्रहण करता है, जल से आता है H+ आयन, इसलिए लुईस एकल क्षारकीय अम्ल है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो इसका तो प्रकृति मैंने बता दी कि अम्लीय है। ठीक, अब बचे ये और ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये क्या होते हैं। देखिए यहां जो लिखा हुआ है आपके पास AlOH3, इनके बारे में और भी काफी बातें हैं पर अपन डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता चाहता हूं, BOH2 होता है ये BOH3 नहीं होता, 2 होता है AlOH3। ठीक है, MgOH, हालांकि पेपर में OH3 दिया हुआ था बट होता 2 ही है ये लिखा हुआ था MgOH2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना, AlOH3 और BOH2 ये लिखा। अब देखो इसके बारे में समझ लेना, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा Al2O3 यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा बेरिलियम का ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम का चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो, ये हो गया बेरिलियम का ऑक्साइड।
इसके अलावा कुछ और लिख देता हूं मैं, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा टिन ऑक्साइड SnO, SnO2 ये लिख लेना साहब, PbO और PbO2, ये जो भी लिखे हैं मैंने कृपया करके इनको लिख लेना, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक बार दोबारा से इसको फॉर्मूला में लिख देता हूं, क्या क्या लिखा मैंने, AlOH3, इसके अलावा Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड SnO, लेड ऑक्साइड PbO, PbO2, इन सब के बारे में एक खासियत होती है कि सारे के सारे उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ये सारे के सारे उभयधर्मी, मतलब जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और जो क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं उनको कहलाते हैं उभयधर्मी। यानी इसमें जितने भी यौगिक हैं सारे अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे, तो ये वाले दोनों जो क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी हो जाएंगे। उभयधर्मी एम्फोटेरिक, बच कौन सा गया, MgOH2, तो ये तो सीधा सीधा क्षार है। तो सारी बातें बदल हो गई, ये है मेरे पास उभयधर्मी, ये मेरे पास क्षार है, ये मेरे पास उभयधर्मी है, ये मेरे पास अम्ल है। देखो यहाँ लिखा हुआ तो OH था, लेकिन सारी बातें मैंने बता दी कि क्या क्या होता है, तो आंसर जो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा BOH3। और क्वेश्चन पूछा भी गया था किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो BOH3 आंसर आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 8। मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चंस के अंदर काफी टॉपिक आपको कराने की कोशिश करूंगा और आपका बेस इजीली वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है और धन्यवाद।